नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साइंस की ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक अभिनंदन है सभी से। आज अपन चर्चा करने वाले हैं मानव तंत्रों के बारे में बात करेंगे, परंतु उस मानव तंत्रों के साथ में बात करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो बात है उनसे बात करवा देता हूं कि भाई स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, है ना। तो मानव है तो कौन सा जीव है, क्या उसका वैज्ञानिक नाम है, उसके साथ शुरुआत कर देते हैं। और उसके अलावा एक चीज और भी बात कर लेंगे भाई, सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव का मोटो क्या है और निर्जीव का मोटो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव तंत्रों की अगर बात करें, भाई मानव तंत्र जिसको बोलते हैं अपन ह्यूमन सिस्टम, क्या बोलते हैं। अगर इस ह्यूमन सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अनेक सारे तंत्र हैं। कोई एक या दो तंत्र नहीं आएंगे, इसके अंदर अनेक सारे तंत्र हैं। और उन तंत्रों की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे पाचन तंत्र। दूसरा देखिएगा उत्सर्जन तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। और बात कर लीजिए तो तंत्रिका तंत्र। और बात कर लीजिए तो कंकाल तंत्र। और बात कर लीजिए तो उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, पेशीय तंत्र। इन सभी तंत्रों के अंदर, ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारे तंत्र इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। कोई एक की बात नहीं चल रही है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके अंदर इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। पर मुख्य मुख्य जो अपने एग्जामों के अंदर जो सवाल बनते हैं, उन सवालों की श्रेणियों के अंदर अगर अपन बात करें तो एक भैया इसका नाम आ जाता है इंपोर्टेंट के रूप में। पाचन तंत्र से भर भर के सवाल आते हैं। क्या आते बेटा? भर भर के सवाल आते हैं। फिर बात करें तो उत्सर्जन तंत्र से भी भर भर के सवाल आते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क है वहां से और तंत्रिका तंत्र के कार्यों से सवाल पूछे जाते हैं। फिर बात करें कंकाल तंत्र से किसी छोटी हड्डी बड़ी हड्डियों का नाम पूछ लिया जाता है। और पेशीय तंत्रों से पूछ लिया जाता है कि कौन सी पेशी किसके साथ कनेक्टेड है। इनके अंदर बात। अब अपन चर्चा करें तो मानव तंत्रों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले तंत्र पाचन तंत्र पढ़ेंगे, परंतु उस पाचन तंत्रों के अंदर भी अगर अपन बात करें तो मानव जो है, अगर इस मानव का तुम वैज्ञानिक नाम निकालो, अरे क्या निकालो बेटा? वैज्ञानिक नाम। कभी कभी होता ना कि भाई प्रॉब्लम, सवाल पूछने का क्राइटेरिया कहीं और ही होता है और पूछ कोई और लिया जाता है। तो जहां जहां भी बात अपन सवालों की आएगी, उन हर एक सवाल को क्या करते हुए, कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो मानव का अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो उसका नाम क्या है? होमोसेपियंस। क्या नाम है? और पूछ लिया जाता है भाई। और ये जो सवाल है ना, ये जब पूछ लिया जाता है तब अपन को दर्द होता है कि यार ये सवाल हमने ने पढ़ा नहीं। और जब पढ़ लिया जाता है तो भूला नहीं जाता। तो ये है वैज्ञानिक नाम किसका? होमोसेपियंस इसका। इसके अलावा और भी कोई जीव होंगे जिसके भी वैज्ञानिक नाम हो सकते हैं ना। अरे होते कि नहीं होते हैं? और भी बहुत जीव हैं जिनके क्या होते हैं, वैज्ञानिक नाम होते हैं। और उन वैज्ञानिक नामों की बात करें, ये भाई होमोसेपियंस आ गया समझ में। मानव के पाचन तंत्र की, मानव कैसा जीव है भाई? अरे मानव कैसा जीव है तो पूछे, मानव विषम पोषी जीव है। कैसा जीव है बेटा? विषम पोषी है। और विषम पोषी का मतलब क्या है? तो अब अपन चर्चा करते हैं स्वपोषी की, विषम पोषी की, और फिर स्टार्ट करेंगे अपन हल्का सा पाचन तंत्र। आ गया समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करता हूं कोई पोषण के आधार पर जीव। सवाल आ जाता है, सभी सवालों को लेते हुए चलेंगे। अपन ये नहीं याद रखेंगे कि टॉपिक सिलेबस को कवर करना
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस को कवर करते हुए जहां जहां से सवाल बन सकते हैं उन सवालों को कवर करना क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। तो पोषण के आधार पर अगर जीव की बात करें, इसकी बात करें जीव की, क्योंकि यहां से एक सवाल आ रखा है और उस सवाल का मैं आपको आंसर इसके अंदर निकलेगा। अन्यथा क्या होगा, अपन उस पाचन तंत्र को पढ़ाने के बाद में या पाचन तंत्र को पढ़ाने के साथ में अपन इसको पढ़ा नहीं पाते, और ऐसी स्थिति के अंदर ये जो सवाल होता है, ये सवाल क्या हो जाता है, निकल लिया जाता है। तो पोषण के आधार पर अगर जीवों की तुम बात करोगे तो पोषण के आधार पर जीव कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं। एक का नाम होता है स्वपोषी और दूसरे का नाम क्या होता है, एक का नाम आ गया स्वपोषी और दूसरे का नाम आ जाएगा विषमपोषी। आ गया समझ में? तो भाई स्वपोषी कौन है, विषमपोषी कौन है? तो भाई सबसे पहले परिभाषा याद रख लो सब दोनों की। भाई परिभाषा याद, सवाल नहीं आते हैं, सवाल तो अपने ऑब्जेक्टिव आते हैं। परिभाषा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि उससे जो दिमाग के जो फंडे होते हैं, दिमाग के जो कंसेप्ट होते हैं, जो भी उससे संबंधित बातें होती है, जो अपन लिख लेते हैं तो लिखने के बाद में वो चीजें क्या रह जाती है, याद रहने लग जाती है। तो स्वपोषी की बात करोगे, स्वपोषी के अंदर क्या लिखोगे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है भाई, स्वपोषी कहा जाता है। अरे यहां तक कोई कंसेप्ट में दिक्कत क्या? क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। दूसरी विषम, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लो तो पादप, शैवाल, ये दोनों इसके अंदर ऐसे हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। हैशटैग के साथ दूसरी बात कर लेते हैं विषम पोषी की। किसकी बात कर लेते हैं, विषम पोषी की बात कर लेते हैं। और विषम पोषी कहते किसको है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, विषम पोषी जीव कहते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो भाई पादप जगत को छोड़कर, किसको छोड़कर, पादप जगत, सवाल भी पादप जगत के अंदर ही आता है, ये याद रख लेना ना। तो भाई पादप जगत को छोड़कर सभी जीव जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, विषम पोषी के अंदर। तो भाई विषम पोषी का क्राइटेरिया कौन कौन बैठ सकता है, तो क्या क्या नाम है जहां से सवाल पूछ लिया जाता है। तो विषम पोषी के अंदर एक तो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शाकाहारी। किसको बोलोगे शाकाहारी, वे जीव जो भोजन के रूप में किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को, पत्तियों को खाते हैं। शाकाहारी भात, जो भात होता है वो उसको खाते हैं, वो क्या कहलाएगा, विषम पोषी कहलाएगा, या फिर विषम पोषी शाकाहारी होता है। दूसरा बात करें तो मांसाहारी। मांसाहारी कौन है भाई, मांसाहारी भी दूसरे जीवों पर निर्भर है। मांसाहारी क्या करता है, एक जीव दूसरे को खाता है, वो मांसाहारी हो गया। दूसरा सर्वाहारी, एक और नाम आता है कि रुधिरहारी।
अरे मच्छर और ये सब हैं, ये क्या खाते हैं? रुधिर ही तो खाते हैं, रुधिरहारी कहलाएँगे। अरे अपना भोजन किसके रूप में प्राप्त करते हैं? रुधिर के रूप में प्राप्त खटमल, जौंक ये सब किसके रूप में पाते हैं? रुधिर के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएँगे? रुधिरहारी कहलाएँगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बात करें रुधिरहारी के अलावा एक नाम जो सवाल पूछ लिया जाता है हमेशा और इम्पोर्टेंट लगा देना इसको कि भई पारिस्थितिकी तंत्र का अपमार्जक किसे कहते हैं? जब सवाल पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अपमार्जक किसे कहते हैं, तो अधिकतम बच्चे क्या सोचते हैं कि सर कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं है, तो क्या बोलोगे? आंसर लिखोगे इसके अंदर मर्तोपजीवी। जो मरे हुए को खाता है उसे क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक का मतलब जो साफ सफाई करता है, वो साफ सफाई कौन करेगा जी? अब इस मृतोपजीवी के अंदर आते कौन कौन है, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। तो मर्तोपजीवी के अंदर क्या आते हैं? जीवाणु। आ गया समझ में? वे सभी जीवाणु जो क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जो मृत पदार्थ होते हैं, जो भी मृत जैविक पदार्थ होते हैं, उन जैविक पदार्थों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं बेटा? मृतोपजीवी कहलाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो एक बार तो इस पूरे फॉर्मेट को नोट कर लो। जैसा है उसको वैसे ही नोट करो। अच्छे से नोट्स बनाने से फ़ायदा पता क्या है? जब आप उसको कॉपी को दूसरी बार जब खोलोगे, जब इस वीडियो को देखने के बाद में जब आप एक बार नोट कर लिया, जब आप वापस कॉपी को खोलोगे, तो उस कॉपी को खोलने के तुरंत बाद में ही आपको सारी बातें क्या आ जाएगी? सामने आ जाएगी। एक बार इसको नोट करें, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। साथ-साथ में ही नोट करें, समझा भी रहा हूँ, समझते हुए भी चलें और साथ में क्या करें, नोट करते हुए भी चलना है। अब बात करते हैं किसकी? पाचन तंत्र की। यहाँ तक आगे अब अपन पाचन तंत्र का मतलब अपन खाना क्या खाते हैं? अपन शाकाहारी हैं या मांसाहारी या सर्वाहारी है? अपन सर्वाहारी है। अपन पेड़-पौधों का जो फसल होती है उसके रूप में भी अपन कुछ ना कुछ खाते हैं। और अगर बात करें दूसरी तरफ में जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो मानव इस सर्वाहारी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सर्वाहारी के अंदर आता है। वो साग सब्जियों को भी खा सकता है और किसको खा सकता है? मांसाहारी जीव जो जो जीव होते हैं उनको भी खा सकता है, इसलिए क्या कहलाता है? मांसाहारी कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूं मैं, अब स्टार्ट करते हैं अपन मानव पाचन तंत्र। तो इस मानव पाचन तंत्र की अगर चर्चा करें, तो इन मानव पाचन तंत्र को मैं मुख्यतया याद रखने के हिसाब से मैं मुख्यतया 3 भागों में बाँट रहा हूँ। एक में नाम लिख रहा हूँ मैं मुख गुहा, क्या लिख रहा हूँ? मुख गुहा लिख रहा हूँ। दूसरे में चलो मुख गुहा ऐसे मत बाँटो इसको। अपन क्या करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप के अंदर बाँट देते हैं, इसमें बढ़िया रहेगा। इसको अगर डिवीज़न में बाँटे तो सबसे पहला बाँट दो मुख गुहा में। फिर ग्रास नली, आमाशय, आंत और आंत को भी 2 भागों में बाँट देते हैं। एक बाँट दो छोटी आंत में और एक नाम लिख दो
बड़ी आंत में, और ये आ जाएगा आपका मल द्वार आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मुख गुहा की जब तुम चर्चा करोगे तो उस चर्चा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ये याद रख लेना। तो मुख गुहा जब पढ़ोगे तो मुख गुहा के अंदर एक तो आपको दांत के बारे में पढ़ना है, एक आपको जीभ के बारे में पढ़ना है, और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज अगर बनता है वो पूछा जाता है लार ग्रंथि से। आ गया समझ में? तो उसके बारे में अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। ग्रास नली बोलो, चाहे इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ईसोफेगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसोफेगस कहा जाता है। और आमाशय की अगर तुम बात करो, किसकी बात करते हैं अपन? आमाशय की अगर तुम चर्चा करते हो तो इस आमाशय के अंदर आपको, आमाशय के 3 भाग है परंतु तो आमाशय को अपन एक ही भाग में इसको कंप्लीट कर लेंगे। छोटी आंत के अंदर 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये अपन को 3 पढ़ना है। डीजे आई नाम याद रख लेना, डीजे आई। और सिकम, कॉलन और रेक्टम, ये 3 चीजें इसके अंदर पढ़नी है। किसके अंदर पढ़नी है? सिकम, कॉलन और रेक्टम। मल द्वार को इंग्लिश में बोला जाता है एनस कहा जाता है। इसको भी लिख लेता हूं ताकि आसानी रहे आपको। इसका नाम लिख दिया ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। आ गया समझ में? इन ये सब बातें हैं। सर्वाधिक अगर सवाल कहीं से बनता है, इसके अलावा अपन को और क्या पढ़ना है? पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एक भाग उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? पाचन ग्रंथि पढ़ेंगे। और इन पाचन ग्रंथियों को पढ़ने के बाद में भोजन का अवशोषण व स्वांगीकरण, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आ गया समझ में? तो इस को भी एक बार दिमाग में रख लेना है कि अपन को ये बातें पढ़नी है। तो कोई ऐसा ना सोचे कि सर हम, देखो सवाल जब पूछ लिया जाता है तब कोई किसी को पता नहीं होता है, पर जब आपको कोई चीज अपन अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के चलते हैं तो उसमें अपने लिए क्या रहता है? बेनिफिट होता है। आ गया समझ में? तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखें। मानव पाचन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुख गुहा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे फर्स्ट बात करते हैं मुख गुहा के अंदर। किसकी बात करता हूं मैं? मुख गुहा की बात करता हूं। और अगर इस मुख गुहा के ऊपर चर्चा करें तो ये जो आपका ये जो पार्ट है, आगे समझ में, ये तो यहां से तो स्टार्ट हो जाता है, इसोफेगस स्टार्ट होती है, इसको ग्रासनली कहते हैं। इससे पहले वाला ये जो जहां पर दांत, जीभ और तालू जो आपका एरिया है, वो पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? बकल कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बकल कैविटी कहा जाता है। बकल कैविटी के अंदर अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देख लेना। तो लिख लेते हैं इसके अंदर, लिखना पाचन तंत्र का आरंभ यहीं से होता है। कहां से होता है? यहीं से। यहीं से मतलब कहां से? मुख गुहा से आता है। मुख गुहा में, मुख गुहा में मुख्यतया पाई जाती हैं। कौन कौन सा? एक तो दांत, जहां से भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं। दूसरा जीभ, और तीसरा तालु।
जीभ का ऊपर वाला सिरा और जीभ का जो नीचे वाला सिरा है उसको ही क्या कहा जाता है, तालु। जीभ का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, तो वो तालु कैसा हो जाएगा, कठोर तालु। और जो जीभ के नीचे स्थित होता है वह एरिया कैसा होता है, नरम होता है, तो क्या कहलाएगा, नरम तालु। आ गया कि नहीं, आगे समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई समस्या? बात करते हैं सबसे फर्स्ट, अपन को इन तीनों के अंदर पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हेडिंग लगा दो इसके अंदर, दांत। किससे बनते हैं भाई? सवाल पूछ लिया जाता है, मनुष्य के दांत कैल्शियम व PO4। अब PO4 क्या होता है, बहुत जने उल्टा फुल्टा लिख लेते हैं, तो फॉस्फेट। कैल्शियम व फॉस्फेट के अणुओं से निर्मित होता है। और इस बात को, ये जो सवाल है इसको पहले ही बात में लगा दो इंपोर्टेंट, और इंपोर्टेंट लगा के किसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे, कैल्शियम और फॉस्फेट के नीचे अंडरलाइन कर दोगे। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना? फिर दूसरी बात स्टार्ट करो, ठीक है। मनुष्य के दांतों के, मनुष्य के दांत के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसे इनेमल कहा जाता है। और यहां पर इनेमल को लगा देना अंडरलाइन, और इस वाली बात को भी क्या लिख देना, इंपॉर्टेंट। मैं जो भी बातें लिखाऊंगा विश्वास कीजिएगा, हर एक बात में, हर एक पॉइंट के अंदर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आएगा, आंसर आपके सामने मिलेगा उसका, है ना। और हर एक तथ्यात्मक बात होगी, वहां सवाल जरूर एग्जाम में आया होगा। जो भी इस बोर्ड पर लिखा जाएगा मेरे द्वारा, वो सारा का सारा किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है और पूछा जाएगा, ये याद रख लेना। मनुष्य के दांत किससे बने होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट से। कैल्शियम व मैग्नीशियम की फॉस्फेट, यहाँ ऐसा लिखना है ना बेटा, कैल्शियम व मैग्नीशियम की फॉस्फेट, ये लिख लेता हूं मैं, यहाँ लिखना, कैल्शियम व मैग्नीशियम के PO4 मतलब फॉस्फेट से। कहां से बनता है, फॉस्फेट से बनता है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको एक सवाल ये दिमाग में आ रहा होगा, सर ये इनेमल वाला फंक्शन क्या है, इनेमल क्या होता है? तो अपना जो दांत है, वह दांत जो है, उन दांतों के चारों ओर एक कठोर आवरण पाया जाता है। उस कठोर आवरण को कहते हैं क्या है, इनेमल कहते हैं। पूछे मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम आवरण कौन सा है, तो क्या बोलोगे, इनेमल। क्या बोलोगे, इनेमल। और अगर पूछ ले कि पादप में सर्वाधिक कठोर आवरण कौन सा है, तो नाम लोगे टेपिटम। टेपिटम क्या है वो अपन जब आगे बात आएगी तब बता दूंगा, पर नोट कर लेना कि भाई मनुष्य में सर्वाधिक कठोर आवरण कौन है, इनेमल है। आगे समझ में, क्या करता है, सुरक्षा करता है। फिर अगर चर्चा करें आगे की ओर, मनुष्य के दांत की विशेषता की बात करें तो तीन सवाल बनकर आते हैं। एक बोला जाता है कि सर द्विबार दंती से सवाल आया हुआ है। एक बार सवाल पूछा गया है विषम दंती नाम से।
और एक बार सवाल पूछा गया है ग्रथ दंती नाम से, तीनों बार सवाल आया हुआ है। द्विबार दंती को बोलते हैं डाइफेलोडोंट, इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट, इसको बोलते हैं थिकोडोंट। समझ रहे हो बात को? ये बातें हैं, ये आपको दिमाग में रखनी है। द्विबार दंती, विषम दंती। अब द्विबार दंती कहते हैं किसको है? अपन फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर अपन कहेंगे कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हो या समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मनुष्य के जो दांत होते हैं पूरे जीवन काल में कितनी बार आते हैं भाई? मनुष्य के दांत जो होते हैं पूरे जीवन काल के अंदर कितनी बार आते हैं? दो बार आते हैं। एक बार जो दांत आता है वो कुछ समय के बाद में वो टूट जाता है, इसको बोलते हैं दूध के दांत। जो पहली बार दांत आता है वह दांत तो क्या कहलाएगा? दूध का दांत कहलाता है। और जब दूसरी बार वह दांत आ जाता है तो वह टूटता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? स्थायी दांत कहा जाता है। और आया कि नहीं आया समझ में? तो इसकी बात अपने को करनी है। सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर किसके बारे में? द्विबार दंती के बारे में। और इंग्लिश मैंने एक बार लिखवा दी है, दूसरी बार लिखने का इतना आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को समझदार हो, एक बार ही लिखो कोई भी चीजों को। जहां पर कोई चीज बार बार रिपीटेशन में आ जाती है तो उसको वहां से छोड़ दीजिए। आप उसको बार बार दोबारा नोटिस करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो द्विबार दंती की अगर अपन बात करें तो क्या लिखोगे? मनुष्य में दांत पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं बेटा? पूरे जीवन काल में कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। मतलब मनुष्य का जो दांत है पूरी जीवन काल में कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अरे वो 2 बार कौन सा भाई? 2 बार कौन सा है? वो 2 बार है। एक बार तो होता है जिसको बोलते हैं अपन दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। और उसके बाद जो आते हैं उसको बोलते हैं स्थायी दांत। अरे एक तो नाम आ गया दूध के दांत, दूसरा नाम क्या आ जाएगा? स्थायी दांत आ जाएगा। तो दांतों की जब बात आएगी, दूध के दांत तो एक निश्चित समय के लिए होते हैं, वो उसके बाद में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। परंतु स्थायी दांत टूट जाते हैं क्या? नहीं टूटते हैं। स्थायी दांत क्या रहता है? परमानेंट। पूरे जीवन काल में कितनी बार आए? 2 बार। एक दूध का दांत, दूसरी बार क्या कहलाएगा? स्थायी दांत। तो सवाल बन गया अपना, द्विबार दंती से एक बार सवाल आ रखा है। द्विबार दंती के बाद में एक बार सवाल पूछा जाएगा विषम दंती किसे कहते हैं? तो यहाँ मनुष्य के दांतों की विषम दंती की श्रेणियां बताओ, तो यहां से मामला हो जाता है गड़बड़। जिसने पढ़ा उसका ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसका मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो अपने को नहीं, अपने को सारा सब कुछ क्या करना है? साथ में लेते हुए चलना है। विषम दंती की अपन बात करें तो विषम दंती के अंदर तुम लोगों को क्या याद रखोगे? देखिएगा, अगर आपको छोटी सी अगर बात बताएं कि भाई मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक दांत जो आगे वाला होता है वो एकदम चौरस होता है, जो आगे सबसे फ्रंट वाला। उसके पास में जो दांत होता है वो थोड़ा नुकीला होता है। और होता है कि नहीं होता है? उसके पीछे छोटे छोटे दांत होते हैं। कितने छोटे छोटे दांत होते हैं। और उसके अंत में क्या होते हैं? बड़े दांत होते हैं। और होता है कि नहीं होते हैं? ये 3 श्रेणियां होती हैं। तो सबसे आगे वाला दांत है वो कहलाता है इनसाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इनसाइजर कहलाता है। ये वाला कहलाता है केनाइन। क्या कहलाता है बेटा? केनाइन। इसको बोलते हैं प्री मोलर कहा जाता है, और इसको कहा जाता है मोलर। तो मोलर से पहले पहले आने वाला क्या कहलाएगा? प्री मोलर। और इसको बोलते हैं अपन इनसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनसाइजर कहते हैं। आ गया समझ में? अब बच्चे कोई कोई ये सोच रहा होगा कि सर नाम आपने हिंदी में नहीं लिखवाया, इंग्लिश में क्यों लिखवाया? है ना? हिंदी इंग्लिश वाले को हिंदी में लिख दिया। नहीं बेटा, मैं आपको इसके साथ में हिंदी भी लिखवा दूंगा, पर जो साइंस का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर आप एक दिमाग में बात याद रखिएगा, हमेशा जितना हो सकता है आप इंग्लिश टर्म याद रखें।
हिंदी टर्म्स को आप टच में लेते हुए चलें, पर इंग्लिश टर्म को भी दिमाग में रखना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जब कभी कभी होता क्या है, आप लोग हिंदी पढ़ के गए, क्या हुआ कि आपने जो सवाल आ गया, सवाल पूछा कि भाई सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला दांत। सवाल क्या आ गया, ये पूछ लिया, और सवाल पूछने के साथ में आप लोगों को ऑप्शन में ऐसे लिख के दे दिया उसने। और आपको पता है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो उसके साथ वाली जो लाइन होती है या इसके साथ में जो आप बात कर रहे होते हैं, जो भी कोई एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम के अंदर दो लैंग्वेज काउंट होती है। एक लैंग्वेज तो हिंदी में सवाल आता है, दूसरी लैंग्वेज सामने क्या आता है, इंग्लिश में सवाल आते हैं। अब ये इंग्लिश की टर्म है, इसको हिंदी में लिख के दे दिया, तो फिर अगर आपको हिंदी नहीं आएगी तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्या रखना है, पेशेंस रखना है। इंग्लिश को प्रति ज्यादा ये नहीं रखें कि भाई हमारा इंग्लिश है और हम ऐसे क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश टर्म्स ज्यादा अच्छा रहता है और एक बार में क्या जाएगा समझ में। फिर भी मैं हिंदी लिखवा देता हूं साथ में। इंसाइजर को बोलते हैं कृतनक, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृतनक कहा जाता है, रदनक, अग्र चवर्णक, और ये बंदा हो गया चवर्णक। अरे कोई दिक्कत है क्या, मैंने ये बात सारी आपके सामने रख दी। अब आप सोचो कि सर विषम दंती करवाते करवाते दांतों का आकार बता दिया, तो मेरे को एक बात बताओ, इंसाइजर का आकार कैसा है, कैनन का आकार अलग है, प्री मोलर का आकार अलग है, मोलर का आकार अलग है। सभी दांतों का आकार क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है मतलब सम है कि विषम है, विषम है, इसलिए क्या कहलाएगा, विषम दंती कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा बेटा, विषम दंती। अरे दिमाग में थोड़ी बात बैठी कि नहीं बैठी, बैठ जानी चाहिए एक ही बार में, दूसरी बार का आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना बेटा। जैसे अब मैं इसके ऊपर ये जो बात है वो आपके सामने लिख देता हूं। क्या है कि मनुष्य के दांतों का आकार अलग अलग होता है। दांत कौन से, सभी दांतों का आकार, सभी दांतों का आकार अलग अलग होता है, इसलिए विषम दंती और उसका कंसेप्ट आपके सामने मैंने ये रख दिया। अरे कोई दिक्कत है क्या, अरे समझ में तो आ रहा है सभी को, समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है ना। और एक एक पॉइंट टू पॉइंट जैसे लिख रहे हैं उसी को उसी प्रकार से आपको क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। अब नाम आता है दूसरा। अभी बोलेगा कोई भी कि सर विषम दंती हो गया, सर अब ग्रत दंती के बारे में बता दो। तो लो भाई ग्रत दंती के बारे में, किसको बोलते हैं ग्रत दंती के अंदर क्या होता है मतलब। तो भाई आपको सीधा एक डायग्राम से बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक मसूड़ा है, क्या है, मसूड़ा है ना। गम्स इसको बोलते हैं, दांत का अंदर धसे रहते हैं मसूड़ों के अंदर। मनुष्य का जो दांत होता है, जितना ये दांत ऊपर है ना, उससे भी अधिकतम भाग जो होगा ना, ये अगर इतना सा भाग इसका क्या है, ऊपर है, इतना सा ऊपर है, ये आपका मसूड़ा है। और यहां से ये कितना ऊपर है, इतना ऊपर है। परंतु जितना ये ऊपर है उससे तो कई गुना ये भैया कहां स्थित है, नीचे की ओर स्थित है। कहां स्थित है, नीचे की ओर स्थित है। इसका मतलब जो मनुष्य के जो दांत होते हैं
वो मसूड़ों के अंदर गहराई तक धसे होने के कारण ग्रथ का मतलब क्या हो गया भैया? अरे इस ग्रथ का मतलब क्या होता है? गहराई होता है। क्या होता है? गहराई होता है और इसी गहराई के कारण इसको क्या कहता है? ग्रथ दंती कहा जाता है। तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, तो इस बात को लिख लो। क्या लिखोगे? मनुष्य के सभी दांत मसूड़ों के अंदर गहराई तक धसे रहते हैं, इसलिए इसे ग्रथ दंती भी कहा जाता है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो ये जो बात आपके सामने रखी मैंने, इसको देखकर कुछ समझ में आएगा क्या? अरे आएगा तो इसको भी साथ में नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे ये लिख दो। ये क्या है? मसूड़ा, इसको गम्स कहा जाता है। ये है आपका, ये जो इतना सा ऊपर वाला जो एरिया है, ये क्या है आपका? दांत। और ये भैया क्या है? अंदर गहराई तक धसा है। क्या धसा है? गहराई तक धसा है। इस कारण से क्या कहलाता है? ग्रथ दंती कहलाता है। आ गया समझ में? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सवाल ये भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि भाई ग्रथ दंती है, ठीक है, मामला बैठ जाएगा। ये सवाल भी समझ में आ गया सर, ग्रथ दंती का मतलब क्या हो गया? ग्रथ दंती के मतलब आप क्या क्या इसके अंदर बताओगे? पर यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सबका काम क्या क्या है? क्या पूछा जाता है? सबका काम बताओ, अलग अलग कौन कौन से काम क्या है? तो सुनना मेरी बात को। दांत, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक, यही तो है। कोई दूसरा और भी है? यही है बेटा। इसको क्या नाम दिया था आपने? इंसाइजर बोला था। इसको क्या बोला था? कैनाइन बोला था। इसको बोला था प्री मोलर बोला था, और इसको क्या बोला था? मोलर। अब आपको जो जो जहां पे मोलर दिखा हुआ ना, वो दोनों भाई काम आएंगे चबाने में। ये दोनों काम तो क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। ये भैया काम करता है चीरने और फाड़ने का। क्या काम करता है? चीरने या फाड़ने का काम कौन करता है? ये करता है। और ये क्या करता है? काटने का काम करता है। चूहों के जो बड़े बड़े दांत आगे वाले हैं वो कौन से हैं? इंसाइजर हैं। कौन से हैं? इंसाइजर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को समस्या? तो यहाँ ये तो बात होगी किसके अंदर? इनके अंदर बात होगी। अब यहां से एक सवाल और उठकर आता है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल क्या है वो देखिएगा। सवाल पूछा जाता है, महत्वपूर्ण लगा देना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना इसको। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल क्या है? मनुष्य का दंत सूत्र बताओ। क्या होता है मनुष्य के दंत सूत्र? दंत सूत्र था 21 23 बटे में। अब कोई कोई बच्चा से ये सोच रहा होगा कि सर 21 23 कोई, सर छोटे बच्चों में सूत्र अलग होता है। बिल्कुल होता है, अलग होता है। छोटे बच्चों में अलग होगा, बड़े वयस्क जो होते हैं उनके अंदर ही था। और मनुष्य की जब बात होती है, जब स्टडी कर जाती है, तो स्टडी के अंदर इन चीजों को ज्यादा फॉलो करता है। जब जहां पे सवाल भी बनेंगे अगर, तो वहां पे इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। अभी 21 23 क्या है? अभी कोई कोई ज्यादा समझदार जिसको गणित से कम लगाव है, प्रेम थोड़ा गणित से क्या है? कम है, जिसको पता नहीं है, साइंस से भी थोड़ा प्रेम कम है, तो ऐसी स्थिति में भैया क्या करेगा? उठाएगा
काट दिया, खत्म कहानी। अरे खत्म कहानी कर दिया तो अंदर दांत नहीं होंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। और सवाल क्या है, 21-23 का मतलब अब यहां से आपको दिमाग में आ जाएगा। ये जो पहला देखा आपने आई, देखो इंसाइजर को तुम लोग आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे कर सकते हो? आई से। ठीक है ना? यहां पे लिखा था आपने, कहां लिखा था? यहां लिखा। इंसाइजर को लिख दो आई, लिख दो। इसको कैनाइन को लिख दो सी, प्री मोलर को लिख दो पी और एम, और इसको लिख दो एम। आ गया समझ में? अब यहां पे अगर जब तुम इसको सॉल्व करोगे या जब इसको तुम समझने का प्रयास करोगे तो क्या स्थिति रहेगी देखना। ये जो आपको दिख रहा है, पहले लगा दो आई, फिर सी, फिर पीएम और फिर ये। मतलब कहने का है आई का इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, मतलब आपका अगर मुख है ये और ये, इसको कितने भागों में बांट दिया मैंने? 4 भागों में। एक तो ये वाला पार्ट, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए ना। अब ये बोल रहा है कि इस 4 पार्ट में से जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट में 2 तो क्या है आपके इंसाइजर है, एक नुकीला सा क्या है? केनाइन है, 2 क्या है? प्रीमोलर है, और 3 क्या है? मोलर है। अगर काउंट करें 3 और 2 5 और 6 और 1 7 और ये 8, मतलब इस इतने से पार्ट के अंदर दांतों की संख्या कितनी है? 8। 8 इस तरफ है तो 8 भी इस तरफ ही होंगे, 16 हो गए। 16 ऊपर और 16 ही क्या नीचे, कितने हो जाएंगे? 32, 32 दांत ऐसे होते हैं। आ गया समझ में? तो इसको तो लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है 21-23 बटा 21-23। और ये इस वाली जो रीट एग्जाम आपका जो रीट एग्जाम था, जो अभी किसी कारणवश कैंसिल हो गया, उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात को चर्चा भी नहीं करनी है। बस ये है कि ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है। गृहदंती, द्विबार दंती और विषम दंती संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो उसके बारे में भी मैंने आपको सवाल बता दिया किस प्रकार से आईसीपीएम होता है। तो मैंने आपको बता दिया टू कैसे बताता भाई, बताओ। यहां पे 2 1 2 और ये आपका 3, यही होता है। 3 तो क्या होते हैं? मोलर होते हैं, ये प्री मोलर होते हैं, ये कैनाइन होता है और ये क्या होता है? इंसाइजर होता है। इसी केस पे चलता है कि नहीं चलता है? यही केस के अंदर क्या होता है? तो 2123 बटे में 2123 का फॉर्मूला चलता है। आ गया समझ में? और कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई समस्या तो बताओ। नहीं? अब बात करते हैं जीवा की, जीभ की। किसकी बात कर लेते हैं? जी देखो, सर्वाधिक सवाल अगर मैंने आपको बोला था स्टार्ट, पाचन तंत्र स्टार्ट होने से पहले सर्वाधिक सवाल अगर कहीं से पूछे गए हैं तो पूछे जाते हैं दांतों से, और दांत के बाद में सवाल पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं आमाशय से पूछ लिया जाता है। और उस आमाशय के अंदर सवालों के अंदर आपसे एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि आमाशय में कौन सी कोशिका HCl अम्ल का स्त्रवण करती है, जिसको अम्लजन कोशिका अपन साधारणतः अम्लजन कोशिका कहते हैं। वो बात भी है ना? तो ये बातें अपने को दिमाग में रखनी है। यहां तक किसी को समस्या तो बताएं। अब देखो, जीभ के बारे में जब बात करोगे तो क्या लिखना है? क्या होता है भाई जीभ के बारे में? जीभ एक मांसल संरचना है। कैसी संरचना है? मांसली तो होती है कि बीच में कोई हड्डी हड्डी होती है जीभ में? नहीं होती है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, उसके बावजूद भी भैया छोड़ो, जीभ एक क्या है? मांसल संरचना है। और इस मांसल संरचना के अंदर जीभ पर अनेक सारी स्वाद कलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिका पाई जाती है। ये स्वाद कलिका करती क्या है भाई? कोई अच्छा काम करती है क्या? बिल्कुल। यह स्वाद कलिका स्वाद
मतलब क्या? स्वाद मतलब टेस्ट है ना, और टेस्ट वो वाला टेस्ट नहीं। टेस्ट का मतलब क्या अनुभव हो रहा है, वो वाला टेस्ट। स्वाद का ज्ञान करवाती है। जीभ पे ही तो होता है सारा मामला। कभी आपने नोटिस किया हो अगर एक बात को, कि अगर किसी कारणवश जीभ जो है, गरम गरम आपने कुछ पी लिया हो और इस पे जीभ पे क्या पड़ गए, छाले पड़ गए हो, तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर क्या आपको स्वाद का अनुभव होता है? होता है, पर बहुत क्या होता है, कम मात्रा के अंदर इसके अंदर अनुभव होता है। तो जीभ एक मांसल संरचना है, जीभ पर अनेक सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, वो बता दिया आपको मैंने। सबसे कठोरतम आवरण इनेमल होता है, इसके बारे में अपने पहले ही चर्चा कर ली है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, जीभ करती क्या है कार्य? कार्य तो सबके लिखने पड़ेंगे ना, तो ये भी बोलेगी भाई हमारा कार्य भी लिखो। तो कार्य क्या है? भोजन को चबाने में सहायक। अब कोई बोलेगा कि सर भोजन को चबाने में सहायक तो दांत है, चबाया तो वो है, ये क्या करती है? तो भोजन को चबाने में सहायक ये है कि अगर आप जीभ से अगर भोजन को अंदर उलट पुलट नहीं करोगे, तो क्या वो चबाया जाएगा? क्या नहीं चबाया जाएगा ना। तो भोजन को चबाने में सहायक। दूसरा, भोजन के आंशिक पाचन द्वारा उसे ग्रास नली तक ले जाने में सहायक। और आपने भोजन को चबाया, आंशिक चबाया ना, पूरा पाचन थोड़ा हुआ, आंशिक पाचन हुआ। तो उस आंशिक पचित भोजन को ग्रास नली से आमाशय तक ले जाने का काम कौन करेगी? जीभ करेगी। दो मुख्य कार्य। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो मैंने आपको बता दिया, स्वाद का ज्ञान करवाना। यहां से एक सवाल बनकर आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्वाद कलिकाओं का सवाल नहीं आता है, और सवाल ये पूछ लिया जाता है कि में मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम का स्त्रावण करती है? और आंसर में लिखोगे क्या? टाइलिन। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और ये भाई जो सवाल है ना, ये आज कल और ऐसे नहीं है, ये सदाबहार आइटम है। हर सवाल, हर जगह जहां पे भी अगर मानव पाचन की बात आती है, तो सवाल ये सीधा पूछ लिया जाता है कि टाइलिन एंजाइम का काम कहां से है, या टाइलिन एंजाइम किससे संबंधित है, उसके बारे में बात आ गई। आ गया समझ में? और यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहां से एक सवाल और बनता है, थोड़ा सा अगर कोई डीप जाने का प्रयास करे और थोड़ा सा डीप पढ़ने का प्रयास करे, तो ऐसी स्थिति में सवाल ये पूछा जाता है, बोलस किसे कहते हैं? बोलस। बताओ किसे कहते हैं बोलस? तो बता दूं आपको, मुख गुहा द्वारा आंशिक पचित भोजन जिसमें लार उपस्थित हो, और वहां लार युक्त लुगदीनुमा जो भोजन होगा, वही लार युक्त लुगदीनुमा भोजन क्या कहलाएगा बेटा? बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस। मतलब जब अपन भोजन को चबा रहे होते हैं, मुख गुहा के अंदर भोजन का क्या हो रहा होता है? आंशिक पाचन होता है, यांत्रिक पाचन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो लुगदीनुमा भोजन बनता है मुख गुहा में, उसी को क्या कहते हैं? बोलस कहा जाता है। तो यहां पे इस बात को लिख लीजिएगा, मुख गुहा में
आंशिक पचित भोजन, मुख गुहा में आंशिक पचित भोजन, आंशिक पचित कौन सा भोजन बेटा? लुगदी नुमा, आंशिक पचित लुगदी नुमा भोजन बोलस कहलाता है। आ गया समझ में? और कोई दिक्कत है क्या? ये बात आप नोट कर लीजिए। तो जीव और उसके साथ में दो महत्वपूर्ण सवाल थे, उन दोनों महत्वपूर्ण सवालों के बारे में अपन लोगों ने क्या कर ली है? चर्चा कर लेते हैं। एक चर्चा तो किसके बारे में हो गई कि भाई टाइलिन का काम क्या है, टाइलिन होता क्या है, और एक सवाल पूछ ले आपसे कि सर बोलस क्या होता है, तो अपन ने वो भी बात कर ली। भोजन के कारणों की बात कर ली, स्वाद गलिका। अब स्वाद गलिकाओं के अंदर नहीं जाना, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सरकमवाइलेट, अपन उनको इतना डीप में नहीं जाएंगे, उतना अपने काम का भी नहीं है ये। इतना आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम ओके है, एक्स्ट्रा ही चल रहा है, थोड़ा बहुत कम नहीं कराएंगे। मैटर आपको एकदम A1 मिलेगा, मतलब उसमें कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सारा काम आपका क्या हो जाएगा, एक साथ ऐसे चलता जाएगा। आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? किसी को समस्या नहीं? ठीक है, अब देखो मुख गुहा द्वारा आंशिक पचित भोजन मतलब कौन? बोलस। किसकी बात हो रही? बोलस की बात हो रही है। देखिएगा, मुख गुहा द्वारा आंशिक पचित भोजन कौन? मतलब बोलस। ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली की सहायता से आमाशय में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करा दिया भाई आप लोगों ने? आमाशय में प्रवेश करवा दिया। आमाशय के अंदर प्रवेश हो चुका है, इसका मतलब एक बात तय हो गई कि आपको सारा का सारा जो भोजन बोलस है वो कहां डालना है? आमाशय में। परंतु सवाल ये नहीं है, सवाल जो आया हुआ है मैं उस सवाल पे बात करता हूं। अपन बात किस पे करेंगे? जो सवाल बनता है उससे बात करेंगे। सवाल की सबसे पहला सवाल क्या है कि मानव पाचन तंत्र का वह अंग जहां कोई भी, या कोई भी तो सेट नहीं बैठेगा, किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। कौन सा है ऐसा जो संपन्न ही नहीं होती है, जैसा है वैसा का वैसा रहता है? तो आंसर के रूप में एक ही नाम लिखना, वो है ग्रास नली। अरे कौन सी नली? ग्रास नली। इसको बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। तो दिमाग में रख लेना, दिमाग में सवाल आया हुआ है और 101% पूछा भी जा चुका है। आमाशय का वह या
पाचन तंत्र का, मनुष्य मानव पाचन तंत्र में वह अंग जहां पर किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती, कौन सा ऑर्गन है? ग्रास नली का क्या बोलते हैं? इसोफेगस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसोफेगस कहा जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो मैं एक बार वापस आपको जो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, मैं उसको एक बार फटाफट रिवीजन दे देता हूं। पे अपन बात कर रहे थे मानव पाचन की, तो मैंने बोला भाई मानव तंत्रों के अंदर अनेक सारे तंत्र उपस्थित हैं और उस तंत्रों के अंदर उत्सर्जन तंत्र भी है, रक्त परिवहन तंत्र भी है, तंत्रिका तंत्र भी पढ़ना है, कंकाल तंत्र भी उसके अंदर होगा, पेशीय तंत्र भी है, बहुत सारे तंत्र आपस में एक मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है होमो सेपियंस होता है। और ये जो सवाल है वो कई छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ये भी पूछा जाता है आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मैंजिफेरा इंडिका होता है। मेंढक का क्या होता है, किरानिया टिग्रिना होता है ना। अफीम का क्या होता है कि पेपर सोमनिफेरम। ये जो अफीम पादप का जो वैज्ञानिक नाम का जो सवाल है ना, ये हर एक छोटा से छोटा एग्जाम, रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे एलडीसी हो, ये छोटे मोटे मैंने जितने भी एग्जाम देखे उन एग्जाम के अंदर अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम उनसे जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये भी अपन को जब अपन मौका मिलेगा ना, जैसा टॉपिक ऐसा संबंधित आ गया जिसके अंदर वैज्ञानिक नाम की भी अपन को क्या करनी है, चर्चा करनी है, तब जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक नाम है उनके अंदर अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद अपन ने बात की भाई पोषण के आधार पर जीव होते हैं दो, विषमपोषी स्वपोषी। स्वपोषी किसको बोलते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, स्वपोषी। जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी के अंदर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रुधिरधारी कहा जाता है। और वहां से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न निकल के आता है विषमपोषी के अंदर, पारिस्थितिकी तंत्र का अपमार्जक किसे कहते हैं? तो बोला जाता है मृतोपजीवी जीवाणु। जिसके अंदर जीवाणु आते हैं जो जैविक पदार्थों का अपहरण करते हैं, या मृत पदार्थों को जो अपना भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। फिर बात मनुष्य के पाचन तंत्र के साथ में अपन ने बात की मुख गुहा से। मुख गुहा में कौन कौन है? एक तो दांत है, एक कौन है? जीभ है, ठीक है ना। और एक कौन है? तालू है। कौन है बेटा? तालू है। तालू दो है, कठोर तालू, नरम तालू। जीभ का जो ऊपर वाला सिरा है वो कठोर होता है, जीभ के नीचे वाला क्या होता है? नरम होता है। दांत की बात की तो दांत किससे बनते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फोरेट से अणुओं से निर्मित होते हैं। दांत के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसे इनेमल कहा जाता है, और इनेमल सबसे कठोर आवरण है। और ये लगा है इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन सकता है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। फिर बात की भाई मनुष्य के दांतों की विशेषता में, एक नाम बताया द्विबार दंती पूरे जीवन काल में 2 बार आता है। उसके बाद अपन ने बात की विषम दंती पूरे जीवन काल में 2 बार सॉरी, सभी दांतों का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। और सभी दांतों का आकार अलग अलग होने के कारण क्या कहलाता है? विषम दंती। और उसके बाद में बात की गृह दंती। मनुष्य के दांत मसूड़ों के अंदर गहराई तक धसे होते हैं। गहराई तक धसे होने के कारण ग्रथ का मतलब गहराई से निकाल कर अपन ने परिभाषा दे दी उसकी। फिर मनुष्य के दंत सूत्र की बात की। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट इसको लगवाया क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है कि 21-23/21-23 किसका दंत सूत्र है, तो क्या याद रखोगे? मनुष्य के दंत सूत्र है। फिर बात की अपन लोगों ने जीभ के अंदर अनेक सारी स्वाद कलिका है, मांसल संरचनाएं हैं, काम क्या क्या करती है उसके बारे में बात की। उसके अलावा बात की मुख कुआं में लार ग्रंथि के द्वारा जो मुख्य एंजाइम निकलता है, एंजाइम का नाम क्या बताया? टायरिन बताया। बोलस किसे कहते हैं? मुख गुहा द्वारा आंशिक पचित लुगदीनुमा भोजन क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। और फिर अपन ने बात की कि मुख गुहा द्वारा आंशिक पचित भोजन जब ग्रसनी से होता हुआ कहां जाएगा? ग्रास नली से होता हुआ कहां जाता है? आमाशय में एंट्री करता है। मानव पाचन तंत्र का वह अंग जहां किसी प्रकार की पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती, वो केवल कहां पर है? वो है ग्रास नली के अंदर। इससे आगे तालु के बारे में और कुछ इस मुख गुहा से संबंधित जो एक दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी है जो बाकी रह गए हैं वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।